तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ, कब्जा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मौत जिसे ज़िंदगी छीनने का कोई बहाना चाहिए, किस तक कब और कैसे पहुंचेगी कोई नहीं जानता, फिर भी मौत के नाम से ही थर्रा उठती है ज़िंदगी। उस छोटे से कस्बे में भी मौत की दहशत फैली हुई थी, आतंकित थी प्रत्येक ज़िंदगी। शाम के बाद जैसे कर्फ्यू लग जाता था वहाँ, लेकिन हर रात की तरह आज भी वह खाली हाथ न लौटा था। अंधेरे में खड़ी वह इकलौती कॉटेज बेहद भूतिया और डरावनी लग रही थी, और बोरी को घसीटता हुआ वह रहस्यमय साया, कोई भूत जो बढ़ रहा था उसी कॉटेज की ओर। और फिर उस कक्ष में पहुंचकर साये ने बोरी के मुंह को रस्सी के बंधनों से स्वतंत्र कर दिया। बोरी से बाहर आ गया एक जिस्म, एक जिंदा जिस्म। रहस्यमय साये का हाथ बढ़ा उस पिंजरे की ओर। पिंजरे में फड़फड़ाने लगा वो काला पहाड़ी कौवा। कक्ष कुएं की कर्कश आवाज़ों से गूंज उठा। फिर हवा में उठा वह हाथ। काले कौवे, यह अंतिम बलि है। इस बलि का रक्त ग्रहण करने के बाद तू मुझे जमीन में दबे खजाने तक ले चलेगा। लेकिन सनसनाती हुई उस बुलेट ने उस अंतिम बलि को शैतान की भेंट न चढ़ने दिया। आग का भभूका सा उठा साये के चेहरे पर। बुरी तरह फड़फड़ा उठा कौवा। साये ने छोड़ दिया उसे। जा काले कुएं, अंतिम बलि तू खुद ले ले, खत्म कर दे मुझ पर वार करने वाले को। सामने आ गया गोली चलाने वाला। अंधविश्वास की जिस इमारत पर खड़ा है तेरे खजाने का सपना, वह अब गिर कर चूर होने वाला है। शैतान कुएं की खोपड़ी के परकच्चे उड़ाती निकल गई गोली। ना जाने कितने निर्दोष लोगों को अपने अंधविश्वास पर बलि चढ़ा दिया है तूने दरिंदे, लेकिन अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। आज तेरी प्रत्येक हरकत पर निगाह रखी जा रही थी ताकि तुझे रंगे हाथ पकड़ा जा सके। शैतानी शक्ति भरी थी उसमें। छोड़ दो मुझे, मुझे जिंदा नहीं पकड़ पाओगे तुम। ये तो गांव का ओझा है। न जाने वो ब्लेड कब उसके हाथ में दिखाई पड़ा, और आह, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी आत्मा अब तुम में से किसी एक के शरीर पर करेगी कब्जा। और तभी शैतान, मैं तेरी आत्मा को स्वतंत्र छोड़ूंगा तब करेगी ना तेरी आत्मा किसी के शरीर पर कब्जा। पूरी तैयारी के साथ आया था इंस्पेक्टर तांत्रिक जगराम ने शैतान की आत्मा को जकड़ लिया। अब तू इस कक्ष से बाहर न निकल सकेगा शैतान आत्मा। एक दिन यह आत्मा बाहर आएगी। जिस दिन कोई जिस्म मुझे मिल गया उस दिन बाहर आएगी आत्मा। और तब कॉटेज की तलाशी में मिले वे सिर, इन सिरों को मुझे अपने अधिकार में तो लेना ही होगा। इस कॉटेज को जल्दी ही खाली कर दीजिए साहब। और फिर सील कर दी गई कॉटेज। कॉटेज के मालिक मिस्टर सोनी, जो कि हांगकांग में रहते थे, उन्हें भी इस हादसे की खबर भेज दी गई। और इस प्रकार वीरानगी का साया मंडराता चला गया उस इमारत पर। वो कॉटेज मन को छू लेने वाली इस शानदार जगह पर स्थित थी, जहाँ से शायद ही किसी को कहीं और जाने की इच्छा होती होगी। लेकिन तब भी वह कॉटेज कई वर्षों से खाली पड़ी थी, और आज सामान से लदा वो ट्रक वहां पहुंचकर रुका था, क्योंकि कई वर्षों से अपने मकान की चाह में अनुज दिवाकर ने अब इस कॉटेज को कोड़ियों के मॉल में खरीद लिया था। वाह दिवाकर, तुम्हारी काबिलियत की दाद देनी पड़ेगी। यहाँ तो धरती पर स्वर्ग है पापा। यहाँ तो मेरे खेलने के लिए मेरे दोस्त भी नहीं हैं। मगर ये कॉटेज तो भूतिया है, क्या बकते हो। जहाँ रूहें होती है वहाँ दोस्त नहीं मिलते गुड़िया। रूहें क्या होती है पापा। बच्ची को डराओ मत। ड्राइवर, सामान उतारो। सामान ट्रक से नीचे उतार लिया गया। साहब, एक बार फिर आपको खबरदार कर रहा हूँ, ये कॉटेज, मैं ऐसी बातों को केवल अंधविश्वास मानता हूँ। अगर रूहें वास्तव में होती है तो आज तक किसी ने किसी पशु की रूह देखने का दावा क्यों नहीं किया। क्या पशु नहीं मरते या उनमें आत्माएं नहीं होती। अच्छा साहब, जैसी आपकी मर्जी। क्या मतलब, क्या तुम सामान अंदर नहीं रखवाओगे। और जवाब में ट्रक धुआं उड़ाता हिचकोले खाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। अरे सुनो तो, उफ। क्या हुआ सोनिया, सामान खुद अंदर ले जाना होगा। इसी पल कॉटेज से गुड़िया सोनू की चीख गूंज उठी। सोनू की चीख, उसे अकेली भीतर जाने दिया तुमने। मम्मी, पापा, आह। बाज की तरह झपट कर दरवाजा खोलने के साथ चीते किसी फुर्ती से दौड़कर भीतर पहुंचे दिवाकर और सोनिया। सोनू, सोनू, कहाँ है तू मेरी बच्ची। सोनू, पापा। सोनू को गोद में
भींचकर सोनिया को सुकून सा मिला। सोनू, तू चिल्लाई क्यों थी? पापा, वो बिल्ली। ओह माय गॉड, इसने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। और तब आरंभ हुई कॉटेज की सफाई। उफ, इतनी शानदार कॉटेज भीतर से कितनी मनहूस दिखाई पड़ रही है। बरसों से ये खाली पड़ी है सोनिया, इसलिए केवल 2 लाख में मिल गई। मम्मी पापा, यहाँ मैं बॉल किसके साथ खेलूंगी? आपके साथ बॉल हम खेलेंगे सोनू, लाओ बॉल मुझे दो। ओह, क्या सच पापा? दिवाकर ने फुटबॉल को एक हल्की सी ठोकर जड़कर उछाल दिया। ये गई फुटबॉल हवा में और मैं गई बॉल लाने। आहा! भंग हो गई उस मनहूसियत के साथ उस खौफनाक साये का भी तंद्रा। मासूम की निगाहें टप्पे खाती हुई फुटबॉल पर अटकी थी और उस खौफनाक साये की निगाहें जा अटकी थी मासूम सोनू पर। सोनू के होठों से एक हिचकी सी निकली। तड़प उठी बालिका। आह! वह खौफनाक आत्मा सोनू के जिस्म में समाने लगी। तभी, सोनू, फुटबॉल लाने में इतनी देर लगा दी तूने? आह! इस शरीर पर अब होगा मेरा कब्जा। बस्ती बस्ती में कुएं की खुदाई में पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और कुआं खुदाई का कार्य प्रगति पर है। तभी, सरपंच सरपंच, क्या हुआ रे सलमान? भूत लगा है क्या तेरे पीछे? उसकी जोरू भी बेलन लेके उसके पीछे आती दिखाई नहीं पड़ रही। सरपंच, बागान वाली कॉटेज। बागान वाली कॉटेज, क्या हुआ वहाँ? कॉटेज का नाम सुनते ही सबकी हंसी न जाने कहाँ काफूर हो गई थी। सबके चेहरों पर खिंच गया था मौत का सन्नाटा। बकता क्यों नहीं रे? क्या हुआ बागान वाली कॉटेज को? सरपंच, बागान वाली कॉटेज में कुछ लोग रहने आ गए हैं। क्या? उफ, पूरी कॉटेज को कील कर बड़ी मुश्किल से उस खूनी आत्मा को उस कॉटेज में कैद किया था। लगता है सस्ते के लालच में किसी ने कॉटेज खरीद ली है। अब क्या होगा? कॉटेज की ओर बढ़ते हुए वे कदम एक एक मन भारी हो रहे थे। अगर आत्मा स्वतंत्र हो गई तो बस्ती पर मुसीबत टूट पड़ेगी। और फिर शीघ्र ही दिवाकर उनके सामने था। क्या बकते हो? मैं भूत प्रेत आत्मा वात्मा कुछ नहीं मानता। मैंने ये कॉटेज अपने परिवार के लिए खरीदी है और अब मैं यहीं रहूँगा। यह मेरा अंतिम फैसला है। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम पछताओगे और शायद पछताने का भी मौका न मिले। लेकिन एक बात सुन लो दिवाकर, अगर तुम्हारी वजह से हम सब बस्ती वालों पर कोई मुसीबत टूटी तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। आप सब लोग देख लेना, मैं भूत आत्माओं की बात को झूठ साबित कर दूंगा। स्वर्ग जैसी जगह पर भूत आत्मा कैसे? दकियानुसी ख्यालातों से भरी पड़ी है दुनिया। दिवाकर, कहीं ये लोग सच तो नहीं कह रहे थे? वो ट्रक वाला भी कुछ ऐसा ही तो कह रहा था। कुछ नहीं होगा सोनिया, कुछ नहीं होगा। तुम खाने का इंतजाम करो, बहुत भूख लगी है। और यह क्या, सोनू सो गई? हाँ, दिन भर की जागी हुई थी। और फिर आधी रात को पुनः गूंज उठी कॉटेज में सोनू की चीखें। मम्मी पापा, आई! बुरी तरह हड़बड़ा कर उठ बैठे दिवाकर और सोनिया। और सोनू के बेड पर निगाह जाते ही दहशत से फट गई दोनों की आंखें। उफ! दिवाकर, मम्मी बचाओ! आह! चाकू लेकर उन भयानक हाथों पर टूट पड़ा दिवाकर। घबरा मत सोनू, घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा। मेरी सोनू को बचाओ, मेरी सोनू को बचाओ पापा। समूची सोनू गद्दे में समा गई और बिस्तर ऐसे सामान्य हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना था। नहीं, सोनू सोनू सोनू! दिवाकर का हाथ पागलों की तरह गद्दे को चीर देने के लिए उठ गया। सोनू, मेरी सोनू को बचाओ, उसे बचा लो। आह! और तेजी से नीचे आते हाथ को रोकने में एक क्षण की देरी भी अनर्थ कर देती। सोनू छूटकर गिर गया दिवाकर के हाथ से। चाकू सोनू को सीने से चिपटाकर मासूम बच्चे की तरह रो पड़ा वो। सोनू, मेरी बच्ची, मेरी डॉल! इसी पल उसके कंठ से एक भयानक सिसकारी छूट पड़ी। आह! उस भयानक हाथ ने दिवाकर की पीठ पर खून की लकीरें खींच दी। शक्ति चाहिए मुझे, बरसों से भूखा हूं मैं। सोनू में हुए इस भयानक परिवर्तन को महसूस करते ही दिवाकर ने अनायास ही उसे वापस बिस्तर पर उछाल दिया। अगले ही पल दिवाकर का जिस्म पसीने से भरभरा गया। नहीं, उफ! बिल्ली की तरह उस पर झपट पड़ी दुष्ट आत्मा। खून, खून चाहिए मुझे। बचने के प्रयास में दिवाकर के हाथ में आ गया वह स्टूल और तब सोनिया को झपट कर उठा लिया उसने। और वो ठीक कहते थे, ये कॉटेज भूतिया है, ये कॉटेज भूतिया है। अगर मैं यहाँ रुका तो कोई नहीं बचेगा। उस उस पर पुनः झपट पड़ी दुष्ट आत्मा। इसी पल भड़ाक से दिवाकर ने बंद कर दिया दरवाजा। हवा में झोंके
के समान कॉटेज से निकलता चला गया। दिवाकर, बस्ती वाले इस समय मेरी मदद कर सकते हैं। कहर भरी रात थी वो। फिर घिसटती हुई सी आगे बढ़ने लगी दुष्ट आत्मा, और जैसे सैकड़ों प्रेत चीख रहे थे उसके इर्द गिर्द पीछे धड़धड़ा कर ध्वस्त होती चली गई थी वो कॉटेज। उधर दिवाकर की चीखों से संपूर्ण बस्ती में हड़कंप मच गया। सरपंच चाचा! धड़धड़ा कर सभी मकानों के दरवाजे खुलते चले गए। उफ, ये तो वही कॉटेज का नया खरीदार है। पगला से गए दिवाकर को एक ने रोका। ठहरो, क्या बात है, क्या हुआ? लड़की को इसके कंधे से उतारो रे। वो कॉटेज में मेरी सोनू को बचा लो, मुझे सरपंच चाचा के पास ले चलो। मैं जानता था ऐसा होगा, लेकिन तुम्हारी जीत के आगे मैं विवश हो गया था। सरपंच चाचा, वह दुष्ट आत्मा मेरी मासूम सोनू पर ये होश में आ रही है। उस समाचार के साथ प्रत्येक चेहरे पर मौत की सिहरन दौड़ उठी थी। अरे ओ माधो, जा जल्दी जा, ताना को बुला कर ला, जल्दी भाग। मैं अभी जाता हूँ सरपंच चाचा। मेरी सोनू कहाँ है? दिवाकर, सब ठीक हो जाएगा सोनिया, सब ठीक हो जाएगा। इसी पल गूंज उठी चमगादड़ सी वो चित्कार। ये दुष्ट आत्मा की चीख है। वो बस्ती की ओर आ रही है। पसीने से भरभराते चले गए कई जिस्म। पल भर में दहशत फैल गई। मसाले जला लो, जाओ तुम सब अंदर जाओ। उफ, खून सूख गया था। उपस्थित लोगों का कुछ की टांगें सूखे पत्तों से कांप रही थी। मसाले जलाओ, जल्दी जल्दी। दहशत सी फटी थी दिवाकर की आंखें और दिल बज रहा था धाड़ धाड़। सरपंच चाचा, आत्मा ने मेरी सोनू के शरीर पर कब्जा कर रखा है। कहीं तुम उसके शरीर को तो कोई नुकसान पहुंचाने की नहीं सोच रहे? यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। अब हमें नसीहत मत दो। हम अपने ढंग से ही रोकेंगे उस दुष्ट आत्मा को। नहीं, उफ, ये क्या? ये मेरी सोनू है। आ गया ताना भी। ताना, इस दुष्ट आत्मा को रोकना होगा। उफ, इसने तो एक शरीर पर कब्जा कर लिया है। भड़क उठी दुष्ट आत्मा की भूख। खून चाहिए मुझे। सांप की तरह फुंकार उठा ताना। दुष्ट आत्मा, छोड़ दो उस लड़की का शरीर। नहीं छोड़ूंगा। अब हमेशा मेरा कब्जा इसके शरीर पर रहेगा। मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तुम इस शरीर को ही भस्म कर पाओगे, मुझे नहीं। दहशत से कंठ फाड़कर चीख उठी सोनिया। नहीं, उस पर मसाल मत जलाओ, आग मेरी सोनू को जिस्म जला देगी। दिवाकर, इसे ऐसा करने से रोको। झपट पड़ी दुष्ट आत्मा अपने एक शिकार पर। व्यवधान उत्पन्न कर दिया तूने मूर्ख स्त्री। यह आत्मा अब यहाँ विनाश मचा देगी। सोनिया, पीछे हटो, कुछ नहीं होगा हमारी सोनू को। नहीं, ये मेरी सोनू को मार डालेगा। सोनू सोनू। ताना ने हाथ में पकड़ा त्रिशूल दुष्ट आत्मा पर खींच मारा। इसी पल लहराए सांकलों के कई फंदे और जकड़ दी गई दुष्ट आत्मा। सरपंच, अब ये दुष्ट आत्मा लड़की का शरीर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैंने अभिमंत्रित त्रिशूल से इसी जिस्म में बांध दिया है। लेकिन ताना, सरपंच, अगर मैंने ये त्रिशूल लड़की के जिस्म से निकाल दिया तो दुष्ट आत्मा बस्ती पर भयानक मौत बनकर छा जाएगी। इस दुष्ट आत्मा को अब इस लड़की सहित कहीं दफन करना होगा। दिवाकर के जिस्म में यह सुनकर चींटियां सी रेंगती चली गई और त्राही त्राही कर उठा सोनिया का हृदय। नहीं, मुंह नोच लूंगी मैं उसका जिसने मेरी बच्ची को जिंदा दफन करने की बात की। सोनिया, पागल हो गई हो क्या? छोड़ दो मुझे, मैं मार डालूंगी उस आत्मा को। छोड़ दो मुझे। हाँ, मार डालूंगी मैं उस दुष्ट आत्मा को। इसे मेरी बच्ची को छोड़ना होगा। रोको इसे। सोनिया। पलक झपकते ही कई हाथों में फंस कर रह गई वो। ये तो पागल हो गई है। ये खुद तो मरेगी, हमें भी मरवाएगी। किसके? कस के पकड़ शेखावत, कस के पकड़ इसे। बिफर गई शेरनी, छोड़ दो मुझे। फिर चीखते चीखते होश खोती चली गई वो। बड़ी मुश्किल से कह सका दिवाकर, ताना, मेरी सोनू को बचा लो। इस सारी स्थिति के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो दिवाकर। तुम्हारी बेटी हमारी भी बेटी के समान है, किंतु मौजूदा हालत में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और इस प्रकार बस्ती के बाहर खुदाई आरंभ हो गई। जल्दी करो, तेज हाथ चलाओ। खोद ली गई सुरंग। वहाँ ले आया गया कैदी आत्मा को। रंगा, खींच इसे सुरंग में। दीवारों पर सिर पटक पटक कर रो रहा था दिवाकर। मैं अपनी बच्ची का कातिल हूँ। मैंने उसका खून कर दिया। अपने आप को संभालो दिवाकर, होश में आओ। उधर सुरंग में जकड़ दिया गया उस मासूम बच्ची सोनू को भी, जिस पर कब्जा कर लिया था एक दुष्ट आत्मा ने। बंद कर दो इस गड्ढे को। पूरी बस्ती में मरघट का सा सन्नाटा छा गया था, जैसे इसे होश आएगा तो दुख से इसकी छाती फट जाएगी। 20 साल बाद तेजी के साथ
बड़ी शहर की जनसंख्या के लिए परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने और सड़कों पर वाहनों की भीड़ व बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए आरंभ की गई थी मेट्रो रेल परियोजना। माइन इंजीनियर आत्रे की देखरेख में काम चालू था। रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ गया। इंजीनियर साहब, ड्रिल काम नहीं कर रही। नाथन, ड्रिलिंग रोक दो, पहले बारूद लगाकर पत्थर तोड़ो। अरे अब्दुल, बारूदी छड़ों को डायनामाइट से जोड़। सब लोग पीछे हट जाओ। एक हल्के विस्फोट ने मार्ग में आ गए उस व्यवधान के चिथड़े उड़ा दिए। रास्ता साफ साफ रास्ता साफ हो गया साहब। ड्रिलिंग चालू करो। शाम तक 5 मीटर खुदाई और चाहिए मुझे। वापस उस स्पॉट पर पहुंचा माइन इंजीनियरिंग आत्रे। कहो बक्सी, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? यहाँ तो सब ठीक है आत्रे, तुम बताओ आगे का क्या पोजीशन है? शाम तक 5 मीटर पटरी और बिछा सकूंगा या नहीं? आगे का रास्ता पथरीला पड़ रहा है, पर फिर भी कोशिश जारी है कि तुम्हें शाम तक 5 मीटर सुरंग और खुदी हुई मिले। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। साहब, पटरी का गेज चेक कर लीजिए। और तभी साहब साहब, अरे नाथन, अब क्या हुआ? नाथन ने दिमाग चकरा देने वाली खबर दी थी। सुरंग के रास्ते से हटकर दीवार में एक और सुरंग दिखाई पड़ रही है साहब। क्या? ब्लास्ट के बाद जब हमने दोबारा ड्रिलिंग स्टार्ट की तो अचानक सुरंग का पूरा मुंह खुल गया। इस रूट पर तो सिविल लाइन भी नहीं बिछी है नाथन, सुरंग कहाँ से बन गई? वहाँ मौजूद मजदूरों ने एक और चकरा देने वाली खबर दी। साहब, अभी अभी अब्दुल ने इस सुरंग में किसी के कराहने की सी हल्की सी आवाज़ सुनी है। हाँ साहब, लगता है इस सुरंग में कोई है। क्या बकवास है? नाथन, तुम आओ मेरे साथ। जी साहब। आत्रे और नाथन आगे बढ़े। साहब, पुराने ज़माने में राजा महाराजा ऐसी सुरंगें बनाकर अपना खजाना छिपाया करते थे। बेफिक्र रहो, यहाँ ऐसे किसी राजा महाराजा का कोई जिक्र नहीं हुआ और वो सुरंग ऐसी कच्ची खुदी हुई भी नहीं होती थी। इसी पल उछल पड़े आत्रे और नाथन। साहब, कराहो का स्वर, अब्दुल ठीक कहता था। क्या रहस्य है? स्वर की दिशा में आगे बढ़े दोनों। साहब, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई पड़ रहा। कोई न कोई तो होना चाहिए, वरना कराह कौन रहा था? इसी क्षण भय, रोमांच व आश्चर्य से नाथन के होठों से सिसकारी सी छूट पड़ी। साहब, ये देखिए साहब। उफ, ओह नो! अर्धमूर्छित अवस्था में थी युवती। कौन है ये? इसे इस हाल में किसने बांध रखा है यहाँ? उफ! साहब, इसके कंधे में त्रिशूल धंसा हुआ है। क्या चमत्कार है साहब! सब कुछ रहस्य से भरा लग रहा है। इसके होठों से लगातार कराहें फूट रही है साहब। मुझे लगता है त्रिशूल की पीड़ा से ये मूर्छित हो गई है। इसके कंधे से त्रिशूल बाहर निकाल ले साहब। हाँ, इसे होश में लाना होगा नाथन। सभी रहस्यों पर से पर्दा यही उठा सकती है। मैं त्रिशूल निकालता हूँ साहब। त्रिशूल की ओर बढ़ाता उसका हाथ सहसा ही कांप उठा। नाथन के मस्तिष्क पर चुहचुहा रही थी पसीने की बूंदें और फिर एक झटके से हाथ आगे बढ़ाकर उसने वह त्रिशूल खींच लिया और जैसे गजब कर दिया उसने। सुरंग गूंज उठी चमगादड़ की सी कर्कश चित्कार से। यह आवाज़ तो कानों के पर्दे फाड़ दे रही है। उफ! कानों के पर्दे फाड़ देने वाली वह चित्कार उसी युवती के मुंह से फूट रही थी। दोनों को उस वक्त लगा जैसे उनके हाथों से कुछ अनहोनी घट चुकी है। दोनों जड़वत सी युवती में होते उस भयानक परिवर्तन को देख रहे थे। ओह माय गॉड साहब, ये तो कोई चुड़ैल है। यहाँ से चलो साहब, वरना दिमाग फट जाएगा मेरा। आह! मेट्रो परियोजना के लिए निर्माणाधीन संपूर्ण सुरंग में गूंज उठी थी वह तीव्र चित्कार। यह कैसी आवाज़ है? उफ! आह! वहाँ से चलो, वरना कानों के पर्दे जरूर फट जाएंगे। पर साहब और नाथन अंदर है। उस वक्त काम ठप होता चला गया मेट्रो परियोजना का। आह साहब, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैं अभी देखता हूँ। सुरंग के भीतर उस भयानक दुष्ट आत्मा ने अपने सभी बंधन तोड़ डाले। आत्रे और नाथन तेजी से सुरंग के मुहाने की ओर लपके। तेज भागो साहब, हम किसी आत्मा के चक्कर में फंस गए हैं। पता नहीं वो त्रिशूल क्यों उस युवती के कंधे में धंसा था। हमें उसके जिस्म से त्रिशूल नहीं निकालना चाहिए था नाथन। और फिर वह भयानक चित्कार खामोश हो गई। और इधर तुम्हारे आत्रे साहब कहाँ हैं? आत्रे साहब और नाथन वो आ रहे हैं, लेकिन सुरंग के मुहाने तक न पहुँच सके वो दोनों। वह दृश्य देखकर प्रत्येक का दिल दहल गया। नहीं, ओह नो! अरे यह क्या बला आई? नाथन की गर्दन पर जम गया दुष्ट आत्मा का खूनी पंजा। मुझे बचाओ साहब! आह! ठगा सा खड़ा रह गया था आत्रे। अगले ही पल नाथन का भेजा खोपड़ी से बाहर आ गया।
ड्रिलर उठाकर सुरंग में प्रवेश कर गया। बक्सी, आत्रेय मैं आ रहा हूँ आत्रेय। नहीं साहब रुक जाओ, वह कोई दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा से बचने की भरसक चेष्टा की आत्रेय ने। इससे बचना मुश्किल लग रहा है। दुष्ट आत्मा के प्रहार से बच न सका आत्रेय। आत्रेय का दिल दहलाऊ चीख गुफा में गूंजती रही। बक्सी ने पीछे से ड्रिलर का वार दुष्ट आत्मा पर किया, लेकिन इसी के साथ खुद ही चीख पड़ा बक्सी, आह नहीं। बक्सी की मौत से थर्रा उठे सब। बक्सी साहब को भी मार दिया उस दुष्ट आत्मा ने। मेट्रो रेल परियोजना ने मौत के द्वार खोल दिए हैं। अब मची भगदड़, भागो, इस दुष्ट आत्मा से मुकाबला नहीं कर पाएंगे हम। उसी शाम के सांध्य समाचारों में आज जिन सुर्खियों ने स्थान प्राप्त किया था वो ये थी: थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस बुलेटिन। मेट्रो रेल परियोजना का कार्य ठप। खूनी आत्मा द्वारा माइन इंजीनियर आत्रेय, फोरमैन नाथन और इंजीनियर बक्सी की खौफनाक हत्याएं। मजदूरों में दहशत। घटनास्थल पर पुलिस का जबरदस्त पहरा। पत्रकार और फोटोग्राफर मिस्टर सूदन के साथ इंस्पेक्टर संजय कसाना के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने सुरंग में हुई हत्याओं का रहस्य जानने के लिए उस सुरंग में प्रवेश किया। इंस्पेक्टर कसाना, क्या वास्तव में वो हत्याएं आत्मा ने की होगी? प्रत्यक्षदर्शियों का यही कहना है मिस्टर सूदन। और अगर सामना वास्तव में ही किसी आत्मा से हो गया तो हम उसका मुकाबला क्या गोलियों से करेंगे? नहीं, इसलिए तो आपको साथ लाए हैं। पत्रकारों की कलम के आगे तो अच्छे अच्छे भूत भागते नजर आते हैं मिस्टर सूदन। सुरंग में गूंज रही जूतों की ठक ठक शेष हवलदारों की कनपटियों पर हथौड़ों से बज रही थी। मेट्रो सुरंग से मौत की उस सुरंग में प्रवेश करते हुए यकाएक ही सबके दिल की धड़कनें तेज हो उठी थी। सावधान, दुष्ट आत्मा का हमला किसी और से भी हो सकता है। मेरा कैमरा प्रत्येक उस खौफनाक साये की तस्वीर उतारने के लिए तैयार है। आत्रेय, नाथन और बक्सी की विभत्स लाशों पर निगाह पड़ते ही सबके नेत्र फैलकर चौड़े होते चले गए। ओह माय गॉड! प्रत्यक्षदर्शियों ने झूठ नहीं कहा था। तीनों सचमुच बड़ी विभत्स स्थिति में हैं। इसी पल सुरंग गूंज उठी तीव्र चित्कार के स्वर से। उस खौफनाक साये को देखकर प्रत्येक के चेहरे पर सन्नाटा खींच गया। इंस्पेक्टर कसाना, यही है वो खूनी आत्मा। क्या भला है ये? उफ! बंदूकों की लिबलिबियाँ दबने को बिल्कुल तैयार थी। फ्लैश गन की तीव्र चमक से भड़क उठी दुष्ट आत्मा। यह आक्रामक हो रही है। फायर! भून डालो इसे, छलनी बना दो। धाएं धाएं से गूंज उठी सुरंग। मौत के कदम न रुके, यह देखकर चीख पड़ा सूदन, भागो, इस पर गोलियां का कोई असर नहीं हुआ। फ्लैश, सुरंग से बाहर निकलो, हरी अप। और सूदन, ये तेज चमक से बौखला रही है, इस पर फ्लैश चमकाते रहो वरना ये तेजी से हमारी ओर बढ़ आएगी। परा मनोविग मनो परा मनोविज्ञान के प्रख्यात ज्ञाता प्रोफेसर भूतनाथ, तो ये है वो तस्वीर जो आपके फोटोग्राफर मिस्टर सूदन ने खींची है। यस प्रोफेसर, उस दिन मिस्टर सूदन और उनके कैमरे ने ही हमें भी बचाया था। और अब आप चाहते हैं कि मैं उस दुष्ट आत्मा को समाप्त करने में आपकी मदद करूं। आप ये मदद केवल पुलिस की नहीं करेंगे, बल्कि आपकी इस मदद से ढप सी हो गई मेट्रो निर्माण योजना पुनः चालू हो सकेगी। इस आत्मा ने जिस शरीर पर कब्जा कर रखा है, पहले तो मुझे उसे आत्मा के चुंगल से छुड़ाना होगा। क्या प्रोफेसर भूतनाथ अपने उद्देश्य में सफल हो सके? क्या आत्मा ने उस शरीर पर से अपना कब्जा छोड़ दिया? क्या दिवाकर और सोनिया को उनकी सोनू वापस मिल सकी? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार करें, जो बहुत जल्द लेके आऊँगा सनसनी से। धन्यवाद।